हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह में करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर डेफिनेटली पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। भारत के अंदर 5 नए रामसर स्थल बने हैं, तो इनके बारे में जानेंगे कि ये कौन कौन से राज्य में है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की शुरुआत हो चुकी है और उसमें भारत को पहला गोल्ड दिलाया है मीराबाई चानू ने। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस वीक के अंदर बने हैं और आपके एग्जाम्स के अंदर डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला सवाल है, BCCI के शीर्षक प्रायोजक के रूप में किसने पेटीएम की जगह ली है। तो भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, यानी कि भारत में क्रिकेट को जो नियंत्रित करने वाली संस्था है, उसका नाम है BCCI। अभी तक इसका टाइटल स्पॉन्सर था पेटीएम, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अब पेटीएम की जो डील है वो खत्म कर दी गई है और अब पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड को नया शीर्षक प्रायोजक बनाया गया है। और क्योंकि ये डील 2023 तक के लिए हुई है, तो अब 2023 तक भारत में जो भी घरेलू या फिर इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट होंगे क्रिकेट के, उन सभी में टाइटल स्पॉन्सर होगा मास्टर कार्ड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपने इसका राइट आंसर किया होगा। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को आपको पहले खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो एशिया कप जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, ये एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं उनके बीच में आयोजित होने वाला एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। वैसे तो इस बार इसका आयोजन श्रीलंका में होना था, लेकिन क्योंकि श्रीलंका आज के समय इसकी मेजबानी करने की स्थिति में नहीं है, इसी चलते अब इसकी मेजबानी दे दी गई है संयुक्त अरब अमीरात को। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार का जो एशिया कप होगा वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बन गया है। तो भारत का पहला जिला जो कि हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बना है, ये है बुरहानपुर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है, यहाँ पर 254 गांव हैं और हर एक गांव के अंदर यहाँ पर नल से जल पहुंचा दिया गया है। आपको पता होगा 2019 में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य है कि 2024 तक भारत के हर एक ग्रामीण घर में पाइप्ड वाटर का कनेक्शन देना है। तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट भारत का पहला ऐसा जिला बना है जिसको हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हाल ही में एक भारतीय व्यक्ति को बनाया गया है जिनका नाम है इंदरमीत गिल। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये भारत के मशहूर अर्थशास्त्री हैं और इनको वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बना दिया गया है। हालांकि ये सितंबर महीने में अपना पदभार संभालेंगे। अभी के लिए एक अमेरिकी महिला है जिनका नाम है रीन हार्ट। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि इंदरमीत गिल भारत के दूसरे अर्थशास्त्री होंगे जो कि वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बनेंगे, क्योंकि इससे पहले कौशिक बसु ने भी इस पद पर काम किया था। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की Q3 रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। तो हाल ही में तीसरी तिमाही के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें भारतीय पासपोर्ट की रैंक है 87। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको बता दूं कि इस इंडेक्स के मुताबिक पूरी दुनिया का जो सबसे पावरफुल पासपोर्ट है वो है जापान का, यानी कि नंबर 1 पर यहाँ पर जापान को रखा गया है, क्योंकि जापान के जो नागरिक हैं वो 193 देशों में बिना किसी पूर्व वीजा के जा सकते हैं। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत के कुल मिलाकर के 60 देश ऐसे हैं जो कि भारतीय नागरिकों को बिना किसी पूर्व वीजा के प्रवेश की इजाजत देते हैं। इसी के चलते यहाँ पर भारत को 87वें स्थान पर रखा गया है। भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह देश का पहला 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया है। यानी कि सिंपली आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का वो पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है जो कि पूरी तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल पर चलाया जा रहा है। इसके जो सभी बर्थ हैं वो PPP मॉडल पर संचालित हो रहे हैं। तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये
नवी मुंबई में स्थित है और इसी को नाहवा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है। तो ये भारत का पहला ऐसा प्रमुख बंदरगाह है जो कि 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया है। हाल ही में किस सरकारी बैंक ने ग्राहकों के लिए बैंकिंग सुविधा सुगम बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। तो हाल ही में एसबीआई ने अपने कस्टमर्स के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधाएं शुरू की हैं, यानी कि व्हाट्सएप के जरिए भी जो एसबीआई के कस्टमर्स हैं वो कुछ सेवाएं ले सकते हैं, जैसे कि बैलेंस चेक करना या फिर मिनी स्टेटमेंट। तो इसीलिए हाल ही में एसबीआई ने व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधाएं शुरू की हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में अभी तक भारत को सिर्फ एक ही मेडल मिला था और वो भी ब्रॉन्ज मेडल। इसको जीता था सन 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने। अंजू बॉबी जॉर्ज ने सन 2003 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था लंबी कूद इवेंट में। तो अब तक भारत को सिर्फ इसमें एक ही मेडल मिला था, लेकिन इस साल जब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई तो उसमें भारत के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है और इस तरीके से ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार की जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है इसका आयोजन किया गया था अमेरिका के ओरेगन में स्थित यूजीन शहर में। इसमें अमेरिका ने ही सबसे ज़्यादा मेडल भी जीते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, जिसने 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 33 मेडल जीते हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत ने इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही मेडल जीता है और वो दिलाया नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक इवेंट में। तो यहाँ पर भारत को एक सिल्वर मेडल मिला है। यहाँ पर भारत के नीरज चोपड़ा ने टोटल 88.13 मीटर दूरी पर अपना भाला फेंक करके यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। देश में चीतों को फिर से लाने के लिए 20 जुलाई को किस देश के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो जैसा कि आप जानते हैं चीता जो है ये जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है और ये वैसे तो पहले भारत में पाया जाता था, लेकिन 1952 में भारत से इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब भारत में फिर से इनको लाए जाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके चलते हाल ही में नामीबिया के साथ में एक समझौता किया गया है, यानी कि नामीबिया से चीतों को ला करके भारत में बसाया जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि नामीबिया से जो चीते लाए जाएंगे इनको भारत के मध्य प्रदेश राज्य के कूनो नेशनल पार्क में बसाया जाएगा, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है ये चीतों के लिए सबसे अनुकूल जगह है भारत में। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। आपको बताना है कि ये देश की कौन सी राष्ट्रपति बनी है। तो 25 जुलाई को भारत की नई राष्ट्रपति ने शपथ ले ली है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। साथ ही आपको पता होगा द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती हैं और ये राष्ट्रपति बनी हैं। ये जिस शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती हैं इसका नाम है संथाल जनजाति समूह। तो ये भी आपको याद रखना है। कैबिनेट ने तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेलवे लाइन को मंजूरी दी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात के अंदर 2 तीर्थ स्थलों को जोड़ने का फैसला किया है। एक तो है अंबाजी मंदिर और दूसरा है तरंगा हिल में स्थित जैन मंदिर। तो इन दोनों तीर्थ स्थलों को अब जोड़ा जाएगा रेलवे नेटवर्क से। इसीलिए हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नई रेलवे लाइन को मंजूरी दी है जो कि तरंगा हिल, अंबाजी और फिर आगे राजस्थान में जाकर के ये आबू रोड से मिल जाएगी। तो इसकी टोटल लंबाई होगी 116.65 किलोमीटर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे इन तीर्थ स्थलों पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको काफी हेल्प होगी। 22 जुलाई को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अभी तक श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था रानिल विक्रमसिंघे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं पिछले हफ्ते ही रानिल विक्रमसिंघे जो हैं इनको श्रीलंका का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो रानिल विक्रमसिंघे तो अब प्रेसिडेंट बन गए हैं, लेकिन इनकी जगह पर नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है दिनेश गुणावर्धने को। दिनेश गुणावर्धने जो हैं ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे।
23 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो इसका आंसर आपको आपको पता होगा, इसका आंसर है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स बीमारी जो कि आज के समय दुनिया भर में तेजी से फैल रही है और अभी तक लगभग 75 कंट्रीज के अंदर 16,000 से भी ज़्यादा केसेस इसके आ चुके हैं। तो अभी एक चिंता का विषय बन गया है, जिसके चलते हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। अभी के समय इसके अलावा दो अन्य बीमारियां ऐसी हैं जो कि वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में हैं। एक तो है कोविड-19 और दूसरा है पोलियो। तो इन दोनों बीमारियों को लेकर भी वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर बताना है हाल ही में मंकी पॉक्स के खिलाफ यूरोप में किस टीके को मंजूरी दी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इम्वानेक्स। इम्वानेक्स नाम की ये जो वैक्सीन है, इसको सन 2013 में स्मॉल पॉक्स के खिलाफ इसको मंजूर किया गया था यूरोप में। लेकिन क्योंकि मंकी पॉक्स बीमारी जो है ये स्मॉल पॉक्स के जैसा ही है, तो इसके चलते मंकी पॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा कारगर पाई गई है और इसी को देखते हुए यूरोप में इम्वानेक्स नाम की जो वैक्सीन है, इसको मंकी पॉक्स के खिलाफ मंजूरी दी गई है। 25 से लेकर के 29 जुलाई तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग किस शहर में आयोजित की गई? तो भारत में पहली बार महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक तलवारबाजी प्रतियोगिता हुई। फेंसिंग को हिंदी में बोला जाता है तलवारबाजी। तो इसके लिए हाल ही में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हुई, जिसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नई दिल्ली। यहाँ पर आपको भारत की एक मशहूर तलवारबाज का नाम याद रखना है, भवानी देवी, क्योंकि भवानी देवी जो है ये भारत की पहली ऐसी तलवारबाज थी, ये भारत की पहली फेंसर बनी थी जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर भारत को रिप्रेजेंट किया। तो पिछले जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें ये भारत की तरफ से गई थी और इन्होंने तलवारबाजी में हिस्सा लिया था। हालांकि ये कोई भी मेडल जीत नहीं पाई थी। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ERSS से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस रजिस्टर्ड कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, उन सभी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS के साथ में जोड़ दिया गया है। इससे होगा ये कि ये जो गाड़ियां हैं ये जहां पर भी जाएंगी पूरे देश के अंदर, इनको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। 23 जुलाई को भारत और किस देश के बीच में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ, यानी कि एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कौन से देश के साथ में आयोजित की गई? सही आंसर है जापान। तो दोस्तों हाल ही में जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह में दो कंट्रीज के साथ में भारतीय नौसेना ने समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। इनमें से एक तो है जापान और दूसरा कंट्री है फ्रांस। जापान के साथ में जो अभ्यास हुआ ये अंडमान सागर में आयोजित किया गया था और इसमें भारतीय नौसेना का जो जहाज गया था उसका नाम है INS सुकन्या। जापान के साथ में जो अभ्यास हुआ उसमें भारतीय नौसेना का जहाज गया था INS सुकन्या। वहीं फ्रांस के साथ में जो भारत ने समुद्री अभ्यास किया, इसमें इसका आयोजन किया गया था उत्तरी अटलांटिक सागर में और इसमें जो भारत का जहाज गया था उसका नाम था INS तरकश। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया था 23 जुलाई को, तो आंसर होगा जापान। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो फ्रेंड्स हाल ही में जो भारत के अंदर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स, और ये भारत सरकार के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। तो इसका हाल ही में 68वां संस्करण आयोजित किया गया। इस बार की बेस्ट फिल्म बनी है सूराराई पोट्रू। सूराराई पोट्रू नाम की जो फिल्म है ये एक तमिल फिल्म है और इसको इसी बार बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पर मैं आपको 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये 2020 की फिल्मों को दिया गया है, यानी कि जो फिल्में 2020 में रिलीज हुई थी उनको ये सम्मान दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अवार्ड्स सूराराई पोट्रू नाम की फिल्म ने जीते हैं, जो कि एक तमिल मूवी है। और इसी को मैंने आपको बताया कि बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार भी इसी फिल्म को दिया गया है, सूराराई पोट्रू। फिर बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार इस बार किसको मिला? इस बार मिला है मध्य प्रदेश को। जब आखिरी बार हुआ था 2019 के लिए दिया गया था जब, तो उसमें सिक्किम को दिया गया था, लेकिन 2020 में
भारत का सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के लिए अनुकूल राज्य था मध्य प्रदेश। फिर ये 3 कैटेगरी आपको स्पेशली याद रखनी है, हर एक अवार्ड फंक्शन के अंदर ये आपको याद रखना है। जैसे कि बेस्ट एक्टर बने हैं इस बार 2 लोगों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, अजय देवगन और सूर्या को। सूर्या ने यहाँ पर सुराराई पोट्टू नाम की फिल्म में अभिनय किया था और अजय देवगन ने तन्हासी में। तो इस तरीके से इस बार अजय देवगन और सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस बनी है अपर्णा बालामुरली। इसी तरीके से बेस्ट डायरेक्टर बने हैं सच्चिदानंद के.आर। तो इस तरीके से ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बंगाल के 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर किस प्रसिद्ध चिकित्सक का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सुशोभन बंदोपाध्याय। तो बंगाल के एक मशहूर चिकित्सक यानी कि डॉक्टर थे जो कि 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से फेमस थे, और वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ 1 रुपए फीस लेकर के गरीबों का इलाज करते थे। सन 2020 में इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा लोगों को उनका इलाज करने का। तो इसीलिए 2020 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था इनके काम के लिए। तो याद रखिएगा इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि अंतरिक्ष में मौजूद है, ये टोटल 5 स्पेस एजेंसियों के द्वारा मैनेज किया जाता है। एक तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी यानी कि नासा, इसके अलावा कनाडा की स्पेस एजेंसी CSA, फिर इसी तरीके से जापान की जाक्सा, रसिया की रोसकॉस्मोस, और फिर फाइनली जो यूरोप की स्पेस एजेंसी है यानी कि ESA। तो ये 5 स्पेस एजेंसियों के द्वारा मैनेज किया जाता है, लेकिन अब रूस ने अनाउंस किया है कि वो 2022 से इससे अलग हो जाएगा, यानी कि 2024 से रूस इसमें हिस्सा नहीं लेगा। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए यानी कि रूस। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि 2030 तक रूस का अपना खुद का भी अंतरिक्ष केंद्र होगा, उस पर भी रूस काम कर रहा है। वैसे 2030 तक भारत के पास भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा। भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने 2022 का वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार यानी कि ग्लोबल एनर्जी प्राइज जीता है? तो 2022 का ग्लोबल एनर्जी प्राइज दिया गया है प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को। प्रोफेसर कौशिक राजशेखर जो हैं ये अमेरिका में जो ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर हैं। तो इन्हीं को हाल ही में ग्लोबल एनर्जी प्राइज से सम्मानित किया गया है। वैसे सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा 2 अन्य लोगों को भी इस बार का ग्लोबल एनर्जी प्राइज दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर के 3 लोगों को इस बार का वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार दिया गया, जिसमें से एक तो है अमेरिका से, दूसरे हैं रसिया से, और तीसरे भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति कौशिक राजशेखर। 28 जुलाई को किसने देश में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ किया है? तो भारत में जो एग्रीकल्चर सेंसस होती है यानी कि जिसमें कृषि से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है, इसका आयोजन हर 5 साल में एक बार होता है। तो अभी जो 11वीं एग्रीकल्चर सेंसस होने वाली है, इसका शुभारंभ कर दिया है भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस बार की जो एग्रीकल्चर सेंसस होने वाली है, ये पहली बार होगा जब इसको स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए कराया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा देश 2025 के ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 2025 के अंदर जो नेक्स्ट महिलाओं का ODI वर्ल्ड कप होने वाला है, उसकी मेजबानी दी गई है भारत को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंडिया। तो हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2024 से लेकर के 2027 तक के लिए महिलाओं के जो क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे उनकी जानकारी दी है। जैसे कि सबसे पहले 2024 में होगा बांग्लादेश के अंदर महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप। महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट होने वाला है वो 2024 में होगा बांग्लादेश में। फिर इसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में महिलाओं का ODI वर्ल्ड कप होगा, जो कि सबसे मेन वर्ल्ड कप होता है, और इसको होस्ट करेगा भारत। फिर इसके बाद 2026 में फिर से होगा महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप, और ये आयोजित किया जाएगा इंग्लैंड में। देन इसके बाद 2027 में होगी वुमेन्स ICC T20 चैंपियंस ट्रॉफी। ये पहली बार होगा और इसको होस्ट करेगा श्रीलंका। तो इन 4 होस्ट कंट्रीज की हाल ही में जानकारी दी है ICC ने। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के साबर डेयरी में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गुजरात, क्योंकि जो साबर डेयरी है ये गुजरात के साबरकंठा जिले में है और ये अमूल के नाम से अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है।
तो इसके हाल ही में 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गुजरात। तो गुजरात भारत का फर्स्ट स्टेट बना है जिसने डेडिकेटेड पॉलिसी तैयार की है सेमीकंडक्टर्स के लिए, यानी कि सेमीकंडक्टर के जो उत्पाद होते हैं उनको राज्य में बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार ने पहली बार डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है ये 2022 से लेकर के 2027 तक के लिए यानी कि 5 सालों के लिए जारी की गई है। और इस गुजरात सेमीकंडक्टर नीति के तहत जो गुजरात में ढोलेरा शहर है यहाँ पर सेमिकॉन सिटी की भी स्थापना की जाएगी। ये बात भी आपको याद रखना है, सेमिकॉन सिटी जो है ये ढोलेरा में स्थापित की जाएगी। 28 जुलाई को किस शहर में भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 प्रशिक्षक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो 28 जुलाई को इंडियन एयरफोर्स का एक MiG-21 जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट था ये हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इसमें जो 2 पायलट थे दोनों की डेथ हो गई है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहेगी? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर होने वाली है 7.4%। हालांकि IMF ने इससे पहले अनुमान दिया था 8.2%, लेकिन अब इसको कम करके IMF ने कर दिया है 7.4%। वहीं आपको 2 अन्य संस्थाओं के बारे में भी याद रखना है, जैसे कि ADB ने कम करके कर दिया है 7.2% और इसी तरीके से फिक्की ने बताया है, भारत का जो फिक्की है इसने बताया है 7%। तो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को चिन्हित करने के लिए द्रास सेक्टर में .5140 का नाम क्या रखा गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं 26 जुलाई 1999 को कारगिल पर भारत ने विजय हासिल की थी और उसमें इंडियन आर्मी का जो ऑपरेशन था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। तो इस ऑपरेशन विजय में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जीत को चिन्हित करने के लिए हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर में जो .5140 है उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और अब इसका नाम कर दिया गया है गन हिल। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन ए। 29 जुलाई को गांधीनगर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है वहां पर दौरा किया था और गिफ्ट सिटी में दौरे के दौरान इन्होंने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नरेंद्र मोदी। भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है इसको नाम दिया गया है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी कि IIBX। बुलियन मार्केट जो होती है इसमें सोने चांदी का व्यापार किया जाता है और ये 24 घंटे खुले रहती है। तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत की है PM नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है वहां पर। PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इसकी स्थापना सन 2020 में हुई थी और ये गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर वहाँ पर जो गिफ्ट सिटी है वहीं पर इसकी स्थापना की गई है। तो इसका जो मुख्यालय बनाया जाएगा उसकी आधारशिला रखी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गांधीनगर। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड। तो इंग्लैंड के अंदर जो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है इसका नाम हाल ही में भारत के पूर्व कैप्टन सुनील गावस्कर के नाम पर रख दिया गया है गावस्कर ग्राउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 और 29 जुलाई को SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? SCO का मतलब होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शंघाई सहयोग संगठन। इसमें टोटल 8 देश आते हैं और हाल ही में इनके विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई उसका आयोजन किया गया था उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। क्योंकि इस बार उज्बेकिस्तान ही SCO का अध्यक्ष है इसीलिए यहाँ की जो राजधानी है ताशकंद वहां पर इस बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भी पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर आप इस मीटिंग की तस्वीर देख सकते हैं। इसमें SCO के जो मेंबर कंट्रीज हैं
उनके जो विदेश मंत्री हैं वो भी आए थे। साथ ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इसमें हिस्सा लिया। एक बात यहाँ पर आपको और बता दूं, ये तो विदेश मंत्रियों की बैठक है। इसी तरीके से एससीओ के जो टॉप लीडर्स की बैठक होगी इस साल, उसका आयोजन उज्बेकिस्तान के ही एक अन्य शहर में होगा जिसका नाम है समरकंद। तो समरकंद में सितंबर महीने में ये बैठक होगी जिसमें टॉप लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे। और इसी बैठक के दौरान ईरान जो कंट्री है उसको एससीओ के नए सदस्य देश के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जिसकी अनाउंसमेंट 2021 में हो गई थी, लेकिन इस साल ऑफिशियली ईरान को नए मेंबर के रूप में स्वीकार किया जाएगा। टूर डी फ्रांस 2022 का खिताब किसने जीता है? तो टूर डी फ्रांस जो प्रतियोगिता होती है ये एक साइकिल रेस होती है जिसमें लगभग 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेस करनी पड़ती है। ये फ्रांस में मेनली आयोजित की जाती है, लेकिन कुछ बार ये फ्रांस के अलावा जो पड़ोसी कंट्रीज हैं उससे भी होकर के ये गुजरती है। तो टूर डी फ्रांस 2022 का खिताब जीता है इस बार डेनमार्क के व्यक्ति ने, जिनका नाम है जोनास विंगगार्ड। जोनास विंगगार्ड जो कि डेनमार्क के हैं, इन्होंने पहली बार टूर डी फ्रांस का खिताब जीता है। हाल ही में कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के लिए कितने करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि जो बीएसएनएल है, इसको रिवाइव करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। साथ ही में कैबिनेट ने एक और मंजूरी भी दी है कि जो बीएसएनएल है और जो बीबीएनएल है, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड को भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा। इसकी भी मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया के 20 सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में कौन सा शीर्ष पर है? यानी कि आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। तो ये है अटलांटा एयरपोर्ट, जिसका पूरा नाम है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, और ये कहाँ पर है? ये है अमेरिका में। तो ये बना है दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉप 20 की लिस्ट है इसमें नंबर 1 पर आता है अटलांटा एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर 2021 में 75 मिलियन से भी ज़्यादा यात्री आए। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत का यहाँ पर आपको एयरपोर्ट मिलेगा 13वें नंबर पर, यानी कि भारत का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नई दिल्ली में, इसको यहाँ पर 13वें स्थान पर रखा गया है। यानी कि भारत की तरफ से सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट रहा नई दिल्ली का एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर 37.1 मिलियन जो यात्री हैं वो आए। 28 जुलाई को किस शिपयार्ड ने स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है? तो जैसा कि आप जानते हैं भारत का जो पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, उसका नाम है INS विक्रांत। और इसको कौन से शिपयार्ड ने बनाया है? इसको बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो इसको बना करके तो पहले ही रेडी कर दिया गया था, फिर इसके समुद्र में परीक्षण चल रहे थे, और अब फाइनली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको इंडियन नेवी को सौंप दिया है। लेकिन अभी इसका कमीशन होना बाकी है, तो जल्द ही इंडियन नेवी में इसका कमीशन हो जाएगा और फिर उसके बाद इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल कर पाएगी। 29 जुलाई को सरकार ने तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर निर्दिष्ट नई स्वास्थ्य चेतावनी को अधिसूचित किया है। आपको बताना है कि ये कब से प्रभावी होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 दिसंबर 2022। तो 1 दिसंबर 2022 से जो भी तंबाकू उत्पादों के पैकेट्स हैं उनके ऊपर नई स्वास्थ्य चेतावनी लिखी होगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोबैको कॉजेस पेनफुल डेथ, यानी कि तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। तो ये अब से 1 दिसंबर 2022 के बाद से तंबाकू उत्पादों के जो भी पैकेट्स हैं उनके ऊपर लिखा होगा। जुलाई 2022 में भारत के कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो आर्द्रभूमि यानी कि जो वेटलैंड्स होते हैं ये नम भूमि वाले इलाके होते हैं और यहाँ पर जैव विविधता भी पाई जाती है। तो इनके संरक्षण के लिए ही इनको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। अब तक, इससे पहले तक भारत में 49 रामसर साइट थे, लेकिन जुलाई महीने में इसमें 5 नए ऐड हो गए, तो अब हो गए हैं 54 रामसर साइट्स जुलाई 2022 तक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन 5 वेटलैंड्स को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, इनमें से 3 तो तमिलनाडु में ही है। एक तो है करिकिली बर्ड सेंचुरी, दूसरा है पल्लीकरानी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, और तीसरा है पेजावरम मैंग्रोव। तो ये 3 है तमिलनाडु के अंदर जिनको रामसर साइट का दर्जा मिला है। फिर इनमें से एक है शाक्य सागर मध्य प्रदेश के अंदर, और फिर पाला वेटलैंड है मिजोरम के अंदर।
तो इस तरीके से 5 वेटलैंड्स को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि जुलाई 2022 तक भारत में टोटल रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 54। हालांकि आपको बता दूं कि अगस्त के पहले सप्ताह में इसमें 10 और ऐड हो चुके हैं और अब अगस्त महीने तक भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या हो गई है 64। तो इसके बारे में मैं आपको अगस्त महीने के फर्स्ट वीक की वीडियो में बताऊंगा। 28 जुलाई को भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिका। तो MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो हैं, इनकी खरीद के लिए भारत सरकार ने फरवरी 2020 में अमेरिका के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके तहत भारत अमेरिका से इस तरीके से टोटल 24 हेलीकॉप्टर खरीदने वाला है, जिनका इस्तेमाल कई सारे कामों में किया जा सकता है। तो ये जो 24 हेलीकॉप्टर्स थे, इन्हीं में से 2 हेलीकॉप्टर्स हाल ही में भारत को मिले हैं अमेरिका से। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा अमेरिका। और अगर आपसे पूछें कि इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है, तो इसको अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। लॉकहीड मार्टिन। किस राज्य ने तेलंगाना की तर्ज पर पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है? यानी कि इस राज्य के अंदर पूरी तरीके से एक ऐसा सहकारी बैंक स्थापित किया जाएगा जो कि पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है राजस्थान। ऐसा पहले तेलंगाना ने भी किया था और उन्होंने जो सहकारी बैंक स्थापित की थी उसको नाम दिया था स्त्री निधि। और उसी तरीके से अब राजस्थान सरकार ने राजस्थान महिला निधि के नाम से सहकारी बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो कि पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। एक बात आपको और यहाँ पर बता दूं कि इसके जरिए जो राज्य की महिलाएं हैं उनको लोन आसानी से प्रोवाइड किया जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी यानी कि एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका नाम था स्वावलंबन। तो ये किस शहर में आयोजित हुआ? तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना के अंदर नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का एक सेमिनार पहली बार आयोजित किया गया और इस सेमिनार को नाम दिया गया था स्वावलंबन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी कई सारे लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो ये सेमिनार कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन किया गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसी के बारे में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किसने स्प्रिंट चैलेंजेस का अनावरण किया है? तो हाल ही में स्प्रिंट चैलेंजेस नाम से एक चैलेंज शुरू किया गया है, जिसका मेन मकसद ये है कि जो इंडियन नेवी है उसमें स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। तो इसके लिए हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्प्रिंट चैलेंजेस की शुरुआत की है स्वावलंबन सेमिनार के दौरान। इसमें एक लक्ष्य ये भी रखा गया है कि अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसके एक हिस्से के रूप में भारत के अंदर कम से कम 75 स्वदेशी टेक्नोलॉजी या फिर उत्पादों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बारे में है, आपको बताना है कि स्वावलंबन सेमिनार के दौरान भारत के पहले मानव वाहक ड्रोन का अनावरण किया गया, जिसका नाम क्या है? मानव वाहक ड्रोन का मतलब ये है कि ये आप जो ड्रोन देख रहे हैं ये एक इंसान को भी कैरी कर सकता है, इंसान को भी अपने ऊपर ले जा सकता है। तो ये जो भारत का पहला ह्यूमन कैरिंग ड्रोन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है वरुण। अभी जो नई दिल्ली के अंदर भारतीय नौसेना में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबन सेमिनार हुआ था, उसी के दौरान इसका अनावरण किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने डेवलप किया है, तो भारत में एक स्टार्टअप है जिसका नाम है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग नाम का जो स्टार्टअप है, इसी ने इस वरुण नाम के ड्रोन को डेवलप किया है। 25 से लेकर के 30 जुलाई तक किस मंत्रालय ने उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य power@2047 नाम से एक उत्सव का आयोजन किया? तो भारत के विद्युत क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं उनका जश्न मनाने के लिए हाल ही में भारत के विद्युत मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक उत्सव का आयोजन किया, जिसका नाम था उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य power@2047। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत के जो विद्युत मंत्री हैं उनका नाम है RK सिंह। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बना? तो जैसा कि आप जानते हैं 28 जुलाई से कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की शुरुआत हो चुकी है, जो कि ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित किया जा रहा है। तो इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक 2 लोगों को बनाया गया था।
एक तो भारत की मशहूर बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु और दूसरे भारतीय जो हॉकी टीम के कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भारत के खिलाड़ी इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं भारत के हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह और ये हैं पीवी सिंधु, जो कि इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि विनीत सरन। विनीत सरन जो है ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं। तो इन्हीं को हाल ही में बीसीसीआई का नया एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बना दिया गया है। सो ये अपॉइंटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले इस पद पर डी के जैन थे, लेकिन अब डी के जैन की जगह ले ली है विनीत सरन ने। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बाघों यानी कि टाइगर्स के संरक्षण के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को आपको बता दूं कि भारत के अंदर ही पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, जहां पर 2967 बाघ हैं 2018-19 की रिपोर्ट के हिसाब से। और हाल ही में सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए थे, जिससे पता चलता है कि पिछले 3 सालों में भारत के अंदर 329 बाघों की डेथ हो गई है। ये बात भी आपको याद रखना है। 22 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे, जिसकी इस बार थीम रखी गई थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। फिर 23 जुलाई को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। फिर 24 जुलाई को भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी के द्वारा मनाया जाता है आयकर दिवस। 26 जुलाई को होता है कारगिल विजय दिवस, क्योंकि इसी दिन 1999 में कारगिल वार के जरिए भारत ने कारगिल पर विजय हासिल की थी। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो नेचर के कंजर्वेशन के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। फिर 28 जुलाई को इस बार पड़ा है अर्थ ओवरशूट डे। ये हर साल फिक्स नहीं होता है, किसी भी दिन पड़ सकता है। इस बार ये 28 जुलाई को पड़ा है अर्थ ओवरशूट डे। ये इस बात का संकेत होता है कि 2022 के लिए जितने भी धरती पर प्राकृतिक संसाधन हैं उनको 28 जुलाई तक ही समाप्त कर दिया गया है। फिर 28 जुलाई को ही मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस लीवर का एक रोग होता है, तो इसके रोकथाम और इसके बारे में अवेयर करने के लिए 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इस बार विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। फिर आखिर में 29 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे। फिर इसके बाद आपको एक और याद रखना है, जुलाई महीने का जो आखिरी दिन होता है यानी कि 31 जुलाई, इस दिन मनाया जाता है रेंजर्स डे। वर्ल्ड रेंजर्स डे मनाया जाता है हर साल 31 जुलाई को। रेंजर्स उन लोगों को बोला जाता है जिनको दुनिया भर में जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनकी रक्षा के लिए तैनात किया जाता है। तो उनके लिए 31 जुलाई को दिवस मनाया जाता है हर साल। हाल ही में सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किस नेता को दिया गया है? तो सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड जो है ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल के नाम पर दिया जाता है। इस बार ये दिया गया है यूक्रेन के मौजूदा राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन डी। भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। सो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो जयनगर जनरल हॉस्पिटल है उसी में इसका उद्घाटन किया गया है। 28 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर 44वीं शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ किया है? 44वीं शतरंज ओलंपियाड जो है इसका आयोजन किया जा रहा है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, और ये पहली बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। तो शतरंज ओलंपियाड जो है ये भारत के अंदर चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 44वीं शतरंज ओलंपियाड के लिए वड़क्कम चेन्नई नामक एंथम जारी किया गया है। आपको बताना है कि इसको किसने गाया है। वड़क्कम चेन्नई जो है ये इस साल के 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए एंथम है, और इसका मतलब है वेलकम टू आवर चेन्नई, यानी कि हमारी चेन्नई में आपका स्वागत है। तो ये जो एंथम जारी किया गया है इसको गाया भी है ए आर रहमान ने, और इसके लिए म्यूजिक भी कंपोज किया है ए आर रहमान ने।
2022 में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की सदस्यता प्रदान की गई है? तो इसका क्या आंसर होगा? देखिए, अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर टोटल जो मेंबर्स थे उनकी संख्या थी 105, लेकिन हाल ही में 3 नए कंट्रीज को आईसीसी की मेंबरशिप दी गई है और इस तरीके से अब आईसीसी के मेंबर्स की संख्या हो गई है 108। तो जो 3 कंट्रीज नए ऐड हुए हैं जिनको आईसीसी की मेंबरशिप मिली है, ये 3 कंट्रीज हैं कंबोडिया, कोटेडी आइवर जिसको पहले आइवरी कोस्ट बोलते थे, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, और तीसरा है उज्बेकिस्तान। यहाँ पर कंबोडिया और उज्बेकिस्तान है एशिया में, बाकी कोटेडी आइवर मैंने आपको बताया ये है अफ्रीका में। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और कोटेडी आइवर। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान की रेंजर टीम को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि रेंजर्स कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको दुनिया भर में जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनकी रक्षा के लिए तैनात किया जाता है, यानी कि ये वन संपदा और वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। तो प्रकृति के संरक्षण में इन रेंजर्स के योगदान को सम्मानित करने के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड प्रदान किया जाता है और 2022 में ये अवार्ड दिया गया है ओरांग नेशनल पार्क की रेंजर टीम को। ओरांग नेशनल पार्क आपको पता है कि असम राज्य के अंदर है, तो असम राज्य में जो ओरंग नेशनल पार्क है इसकी रेंजर टीम को इस बार इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने फ्रेंच ग्रां प्री 2022 का खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जो रेस हुई थी फार्मूला 1 रेस, इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टापन ने। मैक्स वर्स्टापन आज के समय फार्मूला 1 में वर्ल्ड चैंपियन है और 2022 में इन्होंने ही सबसे ज्यादा रेस जीती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाया था 2022 में अभी तक जो भी फार्मूला 1 रेस हुई हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसमें मैक्स वर्स्टापन जो कि नीदरलैंड के हैं, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा रेस जीती है। अभी तक इनकी टोटल 8 रेस हो चुकी है। तो जो 7वीं रेस हुई थी फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, इसको इन्होंने जीत लिया है, जिसके बारे में आपको मैंने क्वेश्चन में बताया। फिर इसके बाद हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स भी हो चुकी है और इसको भी इन्होंने ही जीत लिया है, तो यहाँ पर इसको भी मैंने अपडेट कर दिया है। 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटल ने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा कर दी है, ये किस देश से है? तो सेबेस्टियन वेटल, जिनको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये 2022 सीजन के बाद फार्मूला 1 रेस से संन्यास ले लेंगे। तो ये कौन से देश के फार्मूला 1 रेसर हैं? ये हैं जर्मनी के, और याद रखिएगा ये आज तक 4 बार फार्मूला 1 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। 24 जुलाई को शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा जो है ये हाल ही में नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं कुवैत देश में। कुवैत मध्य एशिया का एक देश है, यहाँ की राजधानी है कुवैत सिटी और यहाँ की करेंसी है कुवैती दिनार। तो यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। 30 जुलाई को किसने राष्ट्रीय सौर रूफटॉप पोर्टल का शुभारंभ किया? तो भारत के अंदर सोलर रूफटॉप के बारे में सभी तरह की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में सरकार ने एक नेशनल लेवल का सोलर रूफटॉप पोर्टल शुरू कर दिया है और इसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर आपको बता दूं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत में एनटीपीसी है यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसके लिए 5200 करोड़ रुपए की कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। जैसे कि एनटीपीसी ने आपको बताया कि तेलंगाना राज्य के अंदर रामागुंडम में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है आज के समय। तो एक तो इसका उद्घाटन किया है। इसी तरीके से केरल के अंदर केरल राज्य के कायाकुलम में 92 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है और उसका भी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो उसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इस राष्ट्रीय सौर रूफटॉप पोर्टल का भी शुभारंभ किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि असम। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, हाल ही में इन्होंने एक योजना शुरू की है स्वनिर्भर नारी योजना, जिसके अंतर्गत एक पोर्टल लॉन्च किया गया है स्वनिर्भर नारी के नाम से। और इसी पोर्टल के जरिए जो राज्य सरकार है वो राज्य में जो स्वदेशी बुनकर हैं उनसे डायरेक्टली उनके जो हथकरघा उत्पाद हैं उनको खरीदेगी।
तो इस तरीके से स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है असम राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ के नए हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त बन गए हैं प्रणय कुमार वर्मा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी के ऑप्शंस को भी यहाँ पर देख लेते हैं। संदीप आर्य जो हैं इनको वियतनाम में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। नवीन श्रीवास्तव इनको नेपाल के अंदर भारत का नया राजदूत बनाया गया है। सुधाकर देलेला इनको भूटान कंट्री के अंदर भारत का नया राजदूत बनाया गया है। और अब बांग्लादेश के अंदर भारत के नए उच्चायुक्त होंगे प्रणय कुमार वर्मा। किस मशहूर फिल्म निर्माता को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जेसी डेनियल अवार्ड जो है ये केरल सिनेमा के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है और ये इस बार दिया गया है केपी कुमारन को। केपी कुमारन एक मशहूर मलयालम फिल्म निर्माता है, तो इनको 2022 के लिए जेसी डेनियल अवार्ड दिया जाएगा। 24 जुलाई को किस देश ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए वेंटियन नामक दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन। तो दोस्तों चीन का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन और इस तियांगोंग स्पेस स्टेशन में 3 मेन मॉड्यूल हैं। एक को तो पहले ही लॉन्च कर दिया गया था जिसका नाम था तियानहे। इसके बाद अभी जो दूसरा लॉन्च हुआ है उसका नाम है वेंटियन मॉड्यूल और इसी तरीके से तीसरा जो मॉड्यूल होगा उसको भी जल्दी लॉन्च किया जाएगा, उसका नाम होगा मैंगटियन मॉड्यूल। तो इस तरीके से इन तीनों को आपस में असेंबल करके जो चाइना का स्पेस स्टेशन है ये 2022 के एंड तक तैयार हो जाएगा। 2021 में भारत के लिए प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? प्रेषण यानी कि रेमिटेंस। तो भारत के जो भी लोग विदेशों में रहते हैं वो जो पैसा अर्न करके भारत में भेजते हैं उसी को रेमिटेंस कहा जाता है। तो जिस कंट्री से भारत को 2021 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिला ये देश है अमेरिका। पहले संयुक्त अरब अमीरात था लेकिन इस बार अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़ दिया है, तो ये बात आपको याद रखनी है। वैसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत को ही मिलता है और भारत को ये जो रेमिटेंस मिलता है इसमें सबसे बड़ा योगदान है अमेरिका का। बजराम बेगज ने 24 जुलाई को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो बजराम बेगज जो कि इस कंट्री के एक पूर्व सैन्य लीडर रह चुके हैं, इनको हाल ही में अल्बानिया देश का नया राष्ट्रपति बना दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि 28 जुलाई को शुरू हुए थे, तो भारत को पहला मेडल मिला 30 जुलाई को। 30 जुलाई को भारत ने अपना पहला मेडल जीता और ये जीता किसने? संकेत सरगर ने। संकेत सरगर भारत के एक मशहूर भारोत्तोलक हैं यानी कि वेट लिफ्टर हैं, तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर भारत को पहला मेडल दिलाया। अगला सवाल है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला मेडल दिलाया था संकेत सरगर ने, लेकिन भारत को जो पहला गोल्ड मेडल मिला है इसको दिलाया है मीराबाई चानू ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी भारत के एक मशहूर भारोत्तोलक हैं, तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर ये मेडल जीता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 और 31 जुलाई को यानी कि जुलाई के एंड तक भारत ने जो मेडल जीते थे कॉमनवेल्थ गेम्स में उन सभी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सभी मेडल्स शुरुआत में भारत को वेट लिफ्टिंग के अंदर ही मिले थे। तो सबसे पहला मेडल भारत को 30 जुलाई को मिला था जिसको संकेत सरगर ने जीता था और ये था सिल्वर मेडल। इसी दिन यानी कि 30 जुलाई को ही भारत को टोटल 4 मेडल मिले थे जिसमें से मीराबाई चानू ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं की जो 49 किलोग्राम की वेट लिफ्टिंग इवेंट हुई थी उसमें भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और इस तरीके से ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला गोल्ड मेडल था। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। वैसे नेक्स्ट डे 31 जुलाई को भारत को 2 मेडल मिले थे और दोनों ही थे गोल्ड मेडल। इनमें से एक को जीता था जेरेमी लाल रिनुंगा ने और दूसरे हैं अचिंत सेवली। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। जब ये अपडेट होगी तो नेक्स्ट वीक की करंट अफेयर्स में मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2022 के जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह में करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अब यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।